क्या कभी आपको ऐसा याद आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कभी गठबंधन किया है और कोई सीट छोड़ी है किसी की? 1968 में पहली बार एक वोट की कमी पड़ रही थी, तो उसके लिए आया राम गया राम प्रारंभ हुआ। अब क्यों जरूरत आन पड़ी है? क्या स्थिति ऐसी क्यों हो गई कांग्रेस की कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन करना पड़ रहा है? 2014, 2019, इनमें तो कांग्रेस बिल्कुल लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली राजस्थान से। अब चाहती है कि वो 25 में अपनी हैसियत बनाए। तो ये एक तात्कालिक स्थिति कही जा सकती है। कांग्रेस के पास दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का संकट है, इसलिए वो गठबंधन की बात कर रही है। ये पहली बार आरक्षण का सिलसिला आया तब से डिवीजन हुआ, वरना तो ये अनचैलेंज लीडर थे। राजस्थान हमेशा दो दलीय व्यवस्था रही है। ऐसे में तीसरे के लिए स्पेस बनाना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आगे भारी भी पड़ सकता है। राहुल गांधी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कांग्रेस को पुनः जीवित करने के लिए। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस लगातार दो लोकसभा चुनाव में सभी 25 की 25 सीटों पर हार का सामना कर चुकी है। 2014 में भी उसने सारी सीटें हारी थी और 2019 में भी उसे सभी 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जबकि 2018 में दिसंबर में चुनाव में उसने सत्ता हासिल की थी राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में उसे हार का सामना करना पड़ा। और इस बार फिर जब हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी हार का सामना कर चुकी है, अब लोकसभा चुनाव में उसके सामने बड़ी चुनौती है कि वो राजस्थान में अपना न सिर्फ खाता खोले बल्कि बेहतर प्रदर्शन करके पिछले दो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव यानी 3 हारों की हताशा को कुछ कम कर सके। और इसके लिए पार्टी अपने स्तर पर तो तैयारी कर रही है। पहली बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में गठबंधन की बात कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस अलग अलग छोटी पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। नागौर बाड़मेर में वो आरएलपी से गठबंधन कर सकती है और मेवाड़ के डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में वहां पर बीएपी से समझौता कर सकती है और उन्हें सीट भी दे सकती है। तो ये पहली बार होगा राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए तो कई बार गठबंधन हुए हैं, पार्टी ने सीट दी है। हाल ही के चुनाव में भी एक सीट आरएलडी को दी थी। लोकसभा चुनाव में स्थिति पहली बार आ रही है। तो क्या कांग्रेस की रणनीति है? क्या इसे कांग्रेस की कमजोरी समझा जाए या कोई रणनीति है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मौजूद हैं। सैनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। लंबे समय से आपके पास तो बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता का और राजस्थान के आपने सारे चुनाव देखे हैं लगभग। तो क्या कभी आपको ऐसा याद आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कभी गठबंधन किया है और कोई सीट छोड़ी है किसी नहीं, के? नहीं, लोकसभा में तो नहीं, लेकिन हाँ विधानसभा में तो गठबंधन किया है। या आज़ादी के बाद में सीपीआई के साथ में गठबंधन किया है, 5 सीटें छोड़ी और 5 वो विजयी भी हुए। और बाद में भी एक आध बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में जरूर किया है, लेकिन लोकसभा में कभी नहीं किया। और कांग्रेस को कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कांग्रेस से भारी बहुमत से सरकारें बनाती रही है अपनी। 1968 में पहली बार एक वोट की कमी पड़ रही थी, तो उसके लिए आया राम गया राम प्रारंभ हुआ। और आज की तारीख 7 मार्च है। ऐसी 7 मार्च को उस मसले को लेकर जब सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, तो जयपुर शहर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था विपक्षी पार्टियों का। गोली चली थी और 7 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें। मैं उसका चश्म दीद हूँ। उस वक्त मैं स्टूडेंट था और पढ़ रहा था कॉलेज में, तब मैंने देखा है। तो ये राजस्थान में फिर उसके बाद में तो कांग्रेस लगातार बेहतर स्थिति में आती रही। ये बस अभी ही लोकसभा के जो चुनाव परिणाम और एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ पिछले 20 से 15 बरस से करीब। बाकी कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य रहा है और कांग्रेस में अपने शासक होने का बड़ा अहंकार था, जिसको विपक्षी दलों ने तोड़ा है। जो अहंकार हम आज सत्ताधारी दल में देखते हैं, वो उतना ही अहंकार उधर भी था। लेकिन जनमानस जब करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब हालत अलग है और इसीलिए ये हो रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि जितने भी डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं जो वर्तमान केंद्र एनडीए गठबंधन के खिलाफ हैं, उनको एक होना चाहिए और साथ में मिलना चाहिए।
ये स्वर नया है जो पहले कभी हुआ नहीं। ये इसी को ये माना जा रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब तक लगातार वो जीतते रहे और ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि उसे जरूरत पड़े। अब क्यों जरूरत आन पड़ी है? क्या स्थिति ऐसी क्यों हो गई कांग्रेस की कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन करना पड़ रहा है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। राजस्थान में जो जाति मतलब सामाजिक समीकरण थे उनमें बदलाव हुआ है। एक जमाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार था कि किसान जातियों का समूह, जिसकी लीडरशिप जाटों के पास में हुआ करती थी, और वो बिखरा है पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे और कांग्रेस में ही जाटों को आरक्षण देने की बात यहाँ पर सीकर के एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। तो जाटों में जो यूनिटी थी और खेतिहर जातियों में जो यूनिटी थी वो एकदम बिखर गई, और वो पहला आरक्षण के सिलसिले पर एक विवाद सा पैदा हुआ जो आज तक बरकरार है। और उसके बाद में सारी जातियां अपने अपने दम पर अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में लग गई। जाट भी लग गए, जाट तो थे ही, वो टुकड़ों में लग गए। मीणों ने अपने आप को उसी तरीके से चेतना युक्त बना लिया और वो भी बार्गेनिंग के उस पर आ गए। गुजर थे वो भी अपनी बार्गेनिंग के उस पर आ गए। राजपूत थे वो भी बार्गेनिंग पे आ गए, क्योंकि सबने देखा कि जाति समूहों से अपनी हैसियत बनती है। क्योंकि सुखाड़िया जी के जमाने में पहली बार जब राम राज्य परिषद में जितने भी राजा और महाराजा और जागीरदार इलेक्ट होकर के आए थे, तो उस वक्त जयनारायण व्यास सुखाड़िया को पराजित करने के लिए सारे लोगों को कांग्रेस में ले आए थे। तो उसी तरीके से जातियों का जो समीकरण बनाने का सिलसिला वो प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होने के बाद में कांग्रेस में वो क्षमता नहीं रही। वो कभी कभी दिखती है, जैसे एक वक्त में अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर रहे और पहली बार पीसीसी से अध्यक्ष रहते हुए जो संगठन बनाया, उसका परिणाम बना कि कांग्रेस वापस अपने उस न्यायी के साथ 200 में से 156 सीटें ले आई, लेकिन वो चला नहीं। फिर सौदेबाजी का सिलसिला और फिर कांग्रेस बिखर गई। और ये जातियां जो आपस में अपना पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरीके से सौदेबाजी करके और अपनी हैसियत हासिल करती रही हैं, उसी का नतीजा है कि आज एनडीए और इंडिया गठबंधन के रूप में पूरे देश में दोनों ताकतें सामने हैं। अब इंडिया गठबंधन क्लेम करते हैं कि वो लोग डेमोक्रेसी और संविधान के रक्षक के रूप में पैदा हो रहे हैं, और एनडीए कह रही है कि हम देश का विकास करने के लिए जुटे हुए हैं। सच क्या है सारा देश जानता है कि क्या सच है। ऐसी स्थिति में अब जो हो रहा है, तो कांग्रेस को बाध्य होकर के उन जातियों से, ट्राइब्स के साथ में समझौता करना पड़ रहा है, खेतिहर जातियों के साथ में समझौता करना पड़ रहा है। हर जगह एक समन्वय का सिलसिला है, क्योंकि संगठन उस कदर मजबूत नहीं है जैसा कि पहले कांग्रेस का हुआ करता था। ये कारण है कि समन्वय के साथ में, गठबंधन के साथ में कांग्रेस मुकाबला करना चाहती है। 2014 से लेकर अब तक 2014, 2019, इनमें तो कांग्रेस बिल्कुल लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली राजस्थान से। अब चाहती है कि वो 25 में अपनी हैसियत बनाए, क्योंकि पिछले चुनावों में जो चुनाव परिणाम रहे तो उसमें कांग्रेस को करीब नो कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी हैसियत है कि जहां बड़ी आसानी से वो थोड़ा सा प्रयास करके और लोकसभा की सीट हासिल कर सकती है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और ये तो जनरल ख्याल है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज अगर ये ऑर्गेनाइज करके चलेंगे और बीटीपी के साथ में या ट्राइबल्स के साथ में मिलते हैं, तो इनके पास में बड़े आराम से 12-15 सीटें हो सकती हैं। लेकिन वो समन्वय कितना स्टार्ट होता है, क्योंकि बीटीपी के भी दो टुकड़े हो गए। एक तरफ आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी है और एक तरफ वो दूसरे नाम से भारतीय ट्राइबल पार्टी है। तो ये इनमें समन्वय, लेकिन उनका एक मकसद बड़ा साफ है। इनके नेताओं से बात की मैंने, तो बताते हैं कि जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होगी, जो भी हमें साथ लेके चलेगा, हम उसके साथ में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि शक ये हो रहा है कि मालवीय जो कांग्रेस से टूट करके और उधर गए हैं, तो जो आदिवासी हैं वो जैसे उनको बहुत हैसियत उनको हासिल हो, तो ऐसा लगता है कि दोनों, यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी, दोनों ये कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ में रहेंगे। और इनका पता इससे लगता है कि इनमें से एक जो है वो राजकुमार रोज या रामप्रसाद हिंडोल, पता नहीं सागवाड़ा से या 84 से आया है, तो 69,000 वोट से विजयी हुआ है विधानसभा के चुनाव में।
तो ऐसी स्थिति में इनके दबदबे को समझा जा सकता है। और साथ साथ में आदिवासियों के पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। एक जमाने में इसमें मामा के नाम से मशहूर, मैं नाम भूल रहा हूँ पूरा उनका, वो हुआ करते थे समाजवादी नेता। तो वो लाल टोपी वाली पार्टी थी और सफेद टोपी वाली पार्टी के भीखाबाई लीडर हुआ करते थे। वो गए तो उसके बाद में सीपीआई और सीपीएम के यहाँ से इलेक्ट होते रहे एमएलए। सीपीआईएमएल का रोल भी यहाँ पर देखा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से इधर एंटर हुई है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पे डॉक्टर कोयलाल मीणा भी काफी काम कर चुके हैं आदिवासियों के बीच में राय। लेकिन मेवाड़ का आदिवासी बहुत अलग किस्म का है। वो गोविंद भक्त मूवमेंट को अपना आधार बनाता है, जो 1920 का है, जिसने राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जिसमें हजारों लोग घायल भी हुए थे, शहीद भी हुए थे। और गोविंद भक्त का वो मूवमेंट बड़ा मशहूर है, जिसपे काफी कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, देखा होगा आपने। तो वो आदिवासी की चेतना वैसी लौटी है। और वो अब सौदेबाजी लेकिन करने की बात वैसे ही करने लगा है जैसे बाकी समुदाय करने लगे। तो इससे लगता है कि इस बार उनका दावा है कि अगर कांग्रेस के साथ में या जिस किसी के साथ में उनका गठबंधन होगा, 2 सीटें जो उदयपुर की और बांसवाड़ा की, तो निश्चित रूप से वो विजयी हो सकते हैं इनके सहयोग के माध्यम से। क्योंकि आदिवासी बड़ा अपने वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, वो बड़ा साफ साफ बात करता है और साफ साफ बात कहता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये प्रोग्रेसिव लोग उससे उनके साथ में कोई समन्वय बिठाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उनके साथ में संगठन कोई गठबंधन बिठाता है। जो गठबंधन बिठा लेगा उसको लाभ होगा। जी अंशुल जी, ये कांग्रेस जो गठबंधन की बात कर रही है वो बीएपी से गठबंधन की बात कर रही है, और नागौर में आरएलपी से गठबंधन की बात कर रही है हनुमान बेनीवाल की पार्टी से। ये दोनों सीटें जो फोकस में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट है और नागौर की सीट है। जी साथ में भले ही वो बाड़मेर की भी बात हो रही है या उदयपुर की बात हो रही है, पर जो 2 मेन सीटें हैं वो नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के पास प्रत्याशी का संकट है। उसके जो प्रत्याशी थे ज्योति मिर्धा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चली गई और वहां से चुनाव लड़ रही है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये स्थिति है कि महेंद्र सिंह मालवीय को कांग्रेस लड़ाना चाह रही थी, महेंद्र सिंह मालवीय भाजपा से टिकट लिया है। तो ये एक तात्कालिक स्थिति कही जा सकती है। कांग्रेस के पास दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का संकट है, इसलिए वो गठबंधन की बात कर रही है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है नवीन जी, जहां तक मेरवाड़ा जिसे बोलते हैं, नागौर का इलाका जो है, उसके अंदर हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों में अपनी बड़ी मजबूत पकड़ पैदा की है। और वो उन्होंने साबित किया कि जो जाट समूह यानी वो उनके साथ में नौजवान बहुत मजबूती के साथ में है। दूसरी ओर जो स्थापित परिवार रहे हैं, मिर्धा परिवार, जिसमें कि रामनिवास जी के परिवार के लोग और नाथुराम जी के परिवार के लोग, रामनिवास जी और नाथुराम जी के परिवार के लोग जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में अटैच रहे, उसका परिणाम है कि जैसे रामनिवास जी के पुत्र जो हैं, जो इस वक्त विधायक हैं, वो अलग हैं। और जो उनकी बेटे की बेटी है नाथुराम जी की, जो कि ज्योति मिर्धा जिनको बोलते हैं, वो अलग है। तो ये करेक्टर रहा नहीं है। कांग्रेस का करेक्टर बड़ा इन इलाकों में बड़ा वो रहा है। लेकिन अब चूंकि मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार आरक्षण का सिलसिला आया, तब से डिवीजन हुआ, वरना तो ये अनचैलेंज लीडर थे खेतीहर जातियों के। जिस किसी इलाके में जाट होते थे, शेखावाटी में हो या मेरवाड़ा में हो या मारवाड़ में हो, तो वो अपना वर्चस्व, जैसे बाड़मेर वगैरह में भी, वो अपना वर्चस्व स्थापित कर पाते थे। लेकिन अब बात अलग है। अभी नया जो एक व्यक्तित्व उभरा है हनुमान बेनीवाल का, तो उन्होंने साबित किया है कि उनकी पकड़ यहाँ पर है। और अब मिर्जा परिवार से क्या कहना चाहिए कि अगर कोई जद्दोजहद होती है तो उसमें वो कमजोर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस उनके साथ में समन्वय बिठाती है, तो जो नौजवान है कम्युनिटी का, वो उनके साथ में जुड़ता हुआ अगर कांग्रेस के साथ में जाते हैं, तो बहुत अर्थपूर्ण सारी बात होती है। लेकिन उनका वो बात वो स्थायी नहीं है। वो कभी भी नाराज होकर अलग हो सकते हैं, जैसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में किया। तो कितना कैसा संबंध बनता है, कैसा गठबंधन होता है,
शायद ये लोग चर्चा में तो है, अब मालूम नहीं, आज आज ही सब कुछ होने की संभावना है। बातें हो रही हैं, ये मेरे को पता लगा। जैसे मैंने देखा कि उधर राजकुमार रोत और मोहनलाल रोत डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चा में जो इनका मतलब है टोटल मिला के कि अगर हमारे साथ में आप कीजिएगा तो अब सौदेबाजी का सिलसिला है। तो जो कोई भी इसमें समन्वय स्थापित कर रहा है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होंगे लोग, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इनका तो पता लगा कि ये लोग कर रहे हैं। और इनका एक बात बड़ी स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के अलावा हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। ये जो दोनों टुकड़े हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी और ये भारतीय आदिवासी पार्टी, ये इनका ये स्पष्ट घोषणा है कि हम नहीं जाएंगे किसी भी ऐसी पार्टी के उसमें जो कि सांप्रदायिकता के साथ में या फासिज्म के साथ में जिन पे एलेज कर रहे हैं उनके साथ में रहे। जी। लेकिन दोनों से अगर गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस को तात्कालिक हो सकता है इस चुनाव में शायद कुछ सहूलियत मिल जाए, मगर आप क्या देखते हैं स्थायी रूप से कांग्रेस को इसमें नुकसान होगा या फायदा? क्योंकि राजस्थान हमेशा दो दलीय व्यवस्था रही है, ऐसे में तीसरे के लिए स्पेस बनाना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आगे भारी भी पड़ सकता है। और इसी को लेकर शायद कांग्रेस में विरोध भी हो रहा है कि कम से कम हमारी पार्टी के साथ तो गठबंधन करने को लेकर कांग्रेस में दो राय है। देखिए नवीन जी, एक बात बड़ा कांग्रेस की हिस्ट्री देख लीजिए आप, जब से कांग्रेस बनी है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में, तो कांग्रेस में से निकली हैं सारी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी हो, ये सब इधर इधर से निकले हैं। और निकलने के बाद में अपने अपने उन्होंने बनाए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, आपको ख्याल होगा, इतिहास में दर्ज है ये सबसे पहले। फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी देख रहे हैं। तो कांग्रेस से निकले, और कांग्रेस के गठबंधन करने का सिलसिला क्योंकि अब इसलिए बन रहा है कि समुदायों का अपना 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 अस्तित्व और हैसियत बनाने का सिलसिला बन गया। जब से आरक्षण का सिलसिला चला है तब से सारी जातियां अपना दबदबा दिखाना चाहती हैं, कहीं पिछड़ों के साथ में मिलके, कहीं अगड़ों के साथ में मिलके। कहीं आप बीएसपी के जन्म को देख लीजिए आप, और बाकी पिछड़ों की पार्टी देख लीजिए, आज आप बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है, कांग्रेस का वो जो एकाधिकार था राजनीति पे, वो एकाधिकार नहीं है। अब कांग्रेस भी अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए जब तक इनका अपना संगठन ये ठीक से नहीं बनाएंगे और लोगों के बीच में काम नहीं करेंगे, समझाएं उस तरीके से आकर्षित नहीं करेंगे जैसे कि दूसरी पार्टियां कर रही हैं, तो कांग्रेस का वजूद उस तरीके का नहीं रहा है जैसा पहले आपने देखा या पहले आपने कल्पना की। इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा, और आपको अपने सिर्फ नारों से नहीं, आपको वो जो राजनीतिक चेतना, जो नई बातें, जैसे आज 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 राहुल गांधी ने कहा कि जॉब गारंटी को आप मूल अधिकारों में जोड़ने की बात करने लगे हैं। तो ये कांग्रेस अब रियलिस्टिक बातें करने लगी है कि, और वो कहा जा सकता है जो काम आप पार्टी दिल्ली में कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकती? उनको प्लान करना आना चाहिए। तो अब वो जो कॉरपोरेट्स के लिए या मोनोपोलीज के लिए ध्यान में रख करके प्राइवेट सेक्टर को और उसको और पब्लिक सेक्टर का कॉम्बिनेशन था, वो नहीं। अब तो आपको सोचना पड़ेगा सामान्य जन के लिए, 140 करोड़ जो लोग हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो कह दिया वो जुमलों के साथ में चल दें, ऐसा नहीं होगा। जितना जब भी नींद खुलेगी, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज सामने आएंगी तो लोग पूछेंगे कि आप हमें क्या देंगे, हमारे लिए आप क्या करेंगे, महंगाई कम करेंगे या नहीं करेंगे, रोजगार देंगे या नहीं देंगे। रोजगार की कहाँ, तो किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को मूल अधिकारों के साथ में जोड़ा जाए, ये कानून बनाया जाए। तो उसी तरीके से नौजवान भी मांग कर रहा है कि हमें जॉब्स दिए जाएं और उसके लिए कानून बनाया जाए। राहुल गांधी ने आज वो बात कही है, तो कितना असर करती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं बातों के माध्यम से शासन चलेगा। अब सिर्फ ये नहीं कि आपने मंदिर बनवा दिए या मस्जिद बनवा दी या चर्च बनवा दिए उससे आपको मिल जाए, ये थोड़े दिन का सिलसिला है। क्योंकि लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें देश चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें सब कुछ उस तरीके से सोचने का सिलसिला है। तो धीरे धीरे शायद चेतना उस तरफ जा रही है और कांग्रेस को बाध्य होकर के उस रास्ते पे जाना पड़ रहा है। राहुल गांधी उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कांग्रेस को पुनः जीवित करने के लिए। जी।
बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो घोषणा की है कि अप्रेंटिसशिप की गारंटी वो देंगे, मनरेगा की तरह का कानून लेकर आएंगे और हर युवा को जो डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो एक बड़ा वादा उन्होंने बांसवाड़ा में किया। जब हम गठबंधन की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि फिर आरएलपी, बीएपी, बीटीपी और कांग्रेस मिलकर कांग्रेस बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे? देखिए, अगर चुनौती तो ऐसा भी हो सकता है कि इनका इनका अगर इनका जो बनाया हुआ घोषणा पत्र है, जो बातें ये कह रहे हैं, हो सकता है कि सब कुछ ही विजय करके ले जाए। जिस तरीके से 2014 में पराजित हुए, 2019 में पराजित हुए, उस तरीके से 2024 में हो सकता है कि 25 सीटें ले जाएं, जैसा ही सोचते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में हिंदी बेल्ट के अलावा दक्षिण में तो स्थिति ऐसी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में यही एक जगह है कि आप राजस्थान में क्या हासिल करते हैं, आप गुजरात में क्या हासिल करते हैं, आप यूपी में क्या हासिल करते हैं, आप बिहार में क्या हासिल करते हैं, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। तो अगर वो आप उत्तराखंड में क्या हासिल करते हैं, इन सब बातों पर तो निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में हर जगह चूंकि अब डिमांड होने लगी है, तो डिमांड तो हर जगह होगी। अगर राहुल गांधी ने यहाँ बोला, ये मैसेज तो गुजरात में भी जाएगा, ये मैसेज तो महाराष्ट्र में भी जाएगा। और वो जो वहां के जवानों को और वहां के जरूरतमंदों को ये सब बातें पता लगेंगी, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, ये देखने की बात है। इसके लिए हम कोई गारंटी तो दे नहीं सकते, लेकिन बड़ा आकर्षक है। ऐसा होता है तो क्यों नहीं लोग उनके साथ में जुड़ेंगे। इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ये देखने की बात है। और फिर राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम सैनी जी आपका। तो ओम सैनी जी बता रहे थे कि अगर गठबंधन करती है कांग्रेस, तो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, और जो पिछले 2 चुनाव से जो तस्वीर थी, वो तस्वीर इस बार पूरी तरह बदल सकती है। और कांग्रेस को इस बार गठबंधन की राह पर शायद इसीलिए बढ़ने की रणनीति बना रही है।